Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SS3 chapter When People Reveal 1857 and after. My dear student, in this chapter, today we will try to understand that why revolt happened, what was the reason behind that, and then after, these all things which affected the Indian people, भारत के लोगों को उस तत्कालीन समय में किन किन तत्वों ने प्रभावित किया रिवोल्ट के लिए। अगर आप बात करें 1857 की, तो एक चीज लोगों के अंदर र्यूमर और प्रोफेसी के नाम से थी। र्यूमर and prophecies. Rumors and prophecies. This is very important things for revolt during that time. Why? What were the rumors and what were the prophecies? Prophecies क्या थी? Prophecy की मतलब क्या होती है? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी थी कि जब अंग्रेज 100 साल पूरे कर लेंगे 100 years इंडिया में, तो इंडिया अंग्रेजों से, इंपीरियल रूल से क्या होगी? फ्री हो जाएगी। इंपीरियल रूल से भारत फ्री हो जाएगा। तो जो ये चीजें थी 100 years इंपीरियल रूल से भारत फ्री। अब यहां पे एक डेट देखिए, इट इज वेरी स्ट्रेंज when you will see, when you will find out that points. डेट क्या है? रिवोल्ट कब हुआ? 1857। 1857। और अंग्रेज ने बैटल ऑफ प्लासी कब जीती? 1757। ये वो समय था जब भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर को मजबूत किया, बंगाल उन्होंने जीता। 100 साल बीत गए। ठीक 100 साल बाद 1857 में ये रिवोल्ट हो रहा था, क्योंकि लोगों के मन में ऐसी विश्वास थी उस भविष्यवाणी पे, उस प्रोफेसिस पे कि 100 साल के बाद भारत, हिंदुस्तान अंग्रेजों के राज्य से मुक्त हो जाएगा। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1857 के विद्रोह के बीच ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए थे। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रथम 100 वर्ष में कई बार ब्रिटिश सत्ता को भारतीयों से चुनौतियां मिली। अनेक असैनिक उपद्रव, स्थानीय बगावतें जगह जगह पे हुई। इस समय अधिकांश आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष तथा व्यक्तिगत शिकायतों के कारण हुए। जहां एक और अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो माइग्रेटेड, जो रूलर्स थे, नवाब्स थे, राजाज थे, जो सामंत थे, अपनी प्रजा तथा अपने सैनिकों की सहायता से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे। सरकार के विरुद्ध किसानों के असंतोष, उनकी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो अनसेटिस्फैक्शन थे, जो शॉर्टकमिंग्स थी, उनका प्रभाव, और फिर ट्राइबल्स पीपुल्स के जो अपने अनसेटिस्फैक्शंस थे, सभी को एक साथ मर्ज कर दिया। एक लंबा समय लगा 1857 तक। 100 साल में जितनी चीजें थी, if you will observe about the incident which happened during imperial rule, like the tribal people's revolt, like the land settlements and their unsatisfactions of the peasants, like the doctrine of lapse, subsidiary alliance, summary settlements, Inam Commission, Lex Loki law, and social reform which was done by the British government in India during the 1757 to 1857। 100 सालों के बीच ये वो सारे चीज थे। इन सारी चीजों को एक साथ अगर आप लाएं तो ये चीज एकदम स्पष्ट हो जाएगी, भारत में रिवोल्ट के कारणों को पता चल जाएगा।
भारत में अंग्रेजी जो नीति के विरुद्ध पनप रहे, जो असंतोष था, अनसेटिस्फैक्शन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो अनसेटिस्फैक्शन लोगों के दिलों में थी, इसका अंदाजा, इसका आभास जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे उनको हो चुका था। इसीलिए कभी कैनिंग ने यह आशंका व्यक्त की थी, कैनिंग जो उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग ने एक्सपेक्टेशन था उसका, एक्सपेक्ट किया था, आशा व्यक्त की थी कि हमें कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत के इस शांत आकाश में कभी भी एक छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है, जिसका आकार पहले तो मनुष्य के हाथ की हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु धीरे धीरे यह अत्यंत विराट रूप धारण कर लेगा और इसके अंत में एक महाविस्फोट, वृष्टिस्फोट होगी, बादल फटेगा और खूब जैसे बारिश होती है, विनाश आ जाता है, ठीक वैसे होगा और यह हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। दिस स्टेटमेंट गिवन बाय लॉर्ड कैनिंग, having seen the great silence of the 100 years in India, he told that the great silence, that is, in the other hand, it is not proof that कि we are safe in India. कहता है कि शांत आकाश में कभी भी एक छोटी सी बदली उत्पन्न होगी और पूरे के पूरे हमारे प्रशासन को हिला देगी। 1857 के विद्रोह के फूटने से पूर्व ही भारत में कई स्थानों पर विद्रोह के स्वर फूटने लगे थे, छोटे छोटे रिवोल्ट हुए थे भारत में। कब कब रिवोल्ट हुए, कौन कौन सा रिवोल्ट हुआ, आइए इनको देखते हैं। तो कहता है कि जो रिवोल्ट हुए छोटे छोटे, तो वो कौन कौन से थे, एक एक करके देखते हैं। कहता है पहला 1764 बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो सेना लड़ रही थी बंगाल के नवाब के अगेंस्ट, वो जाके कहां मिल गई, मीर कासिम से। बैटल ऑफ बक्सर 1764, यहां पे कौन था, मीर कासिम। किसके साथ, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, मुगल सम्राट, मुगल एम्परर एंड नवाब ऑफ अवध, तीनों की सेना एक साथ युद्ध कर रही थी और बैटल ऑफ बक्सर में एक फौज का टुकड़ा अंग्रेजों का, हेक्टर मुनरो का, ब्रिटिशर्स का क्या हुआ, आकर के मिल गई इनकी सेना से। तो मेरे कहने का सेंस है, अगर आप इसे निकालें तो कॉमन चीज समझ लें कि एक पूरी फौज जो मुस्लिमों की थी वो बक्सर के बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों की टुकड़ी का एक मुस्लिम दस्ता मीर कासिम के रास्ते से आके मिल गया। 1806 बेल्लूर मठ। अब दूसरा रिवोल्ट, दूसरा आपको चेंजेस कहां दिखेगा, 1806 कहां पे, अगला बेल्लूर मठ। इसको श्राइन में आप कह सकते हैं, बेल्लूर श्राइन। बेल्लूर मठ में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक, धार्मिक और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा उठा लिया। बेल्लूर मठ में ऐसी बातें की जाती हैं कि उस समय टीपू सुल्तान के जो लड़के किले में कैद थे, उन्होंने ही इन सिपाहियों को 1806 में बेल्लूर में भड़काया।
क्योंकि ये वो समय था जब अंग्रेजों को, अंग्रेजी सेना में नियुक्त भारतीय सैनिकों को, इट मीन्स व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट कि द ब्रिटिश जो आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी, उनके सर पे जो रिलीजियस सिंबल्स थे, तिलक लगाने से रोक दिया गया। देन आफ्टर दे यूजेस द स्किन बेल्ट, चमड़े के बेल्ट का प्रयोग किया उन लोगों ने। तो यहाँ पे जो वो बेल्ट का यूज कर रहे थे, चमड़े का बेल्ट, कैप जो हैट लग रही थी चमड़ा, उसमें जो मरे हुए जानवरों के चमड़े का यूज हैट में किया गया, बेल्ट में किया गया, और सैनिकों को रिलीजियस सिंबल के कोई भी एलिमेंट्स यूज नहीं कर रहे थे। इफ यू हैव सीन द पिक्चर ऑफ मंगल पांडे, वे आर क्लियरली मेंशन ऑन दैट पिक व्हाट, कि किस तरीके के सिंबल का यूज वो किए, उनके चेहरे पे किस तरह की साइन बनी हुई है। अब देखिए उनके चेहरे पे साइन लगी हुई है, और वो एक, आई थिंक आप अपने बुक में देखिए या क्लास के बाद आप इन चीजों को देखिएगा। मंगल पांडे एक धार्मिक चिन्ह का सिंबल अपने चेहरे पे लगाए हुए हैं। तो अब ये जो चीजें हैं वो ये बातें शो कर रही हैं सीधे सीधे कि धार्मिक चिन्ह, धार्मिक आकार क्या है, पूरा पूरा रोक दिया गया। 1806 में इसके लिए विद्रोह हुआ। 1842 अगला विद्रोह, रिवोल्ट 1842। 1842 में बर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली जो ब्रिटिश भारत की सेना की जो 47 नेटिव इन्फेंट्री थी, नेटिव इन्फेंट्री, तो नेटिव इन्फेंट्री ने क्या किया, ब्रिटिश सेना की नेटिव इन्फेंट्री ने जाने से मना कर दिया, समुद्र क्रॉस करने से मना कर दिया, और फिर विद्रोह हुआ। 1825 असम के स्थित तोपखाने में विद्रोह हुआ। 1844 34वीं 34 नेटिव इन्फेंट्री की 64 रेजिमेंट के सैनिकों ने उचित जो अलाउंसेस थे न मिलने के अभाव में सिंध अभियान करने से मना कर दिया। 1849 to 50 पंजाब स्थित गोविंदगढ़ में एक रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। तो एक विद्रोह की पूरी श्रृंखला आपको दिखाई देती है, एक पूरी चेन रिवोल्ट की दिखती है। तो वी कैन नॉट से 1857 दैट वाज द फर्स्ट सिपाही म्यूटिनी। वी कैन नॉट से कि पहली बार भारत में सिपाही म्यूटिनी कब हुई, 1857 में हुई, क्योंकि मैंने तमाम सारे डेट दिए, 1825, 1844, 18 ये बर्मा, 1825 मैंने आपको बताया कि आसाम, 1844 जो सिंध की थी, 64 नेटिव इन्फेंट्री। तो ये जो 64 ने सिंध जाने से मना कर दी। 1849 50 आर्मी जो थी उसने गोविंदगढ़ पंजाब रिवोल्ट किया। तो एक सीरीज आपको दिख रही है यहाँ पे रिवोल्ट की, एक पूरा क्रम आपको दिख रहा है रिवोल्ट का। मैंने आपको 1764, 1806, 1845, 1852, 1844, 1849 to 50 एक पूरी श्रृंखला मैंने आपको बताई। इसके आधार पे आप ये बात कह सकते हैं कि रिवोल्ट जो हुए वो रिवोल्ट सिर्फ एक जगह से नहीं थे, सिर्फ सिपाही म्यूटिनी 1857 में हुई ये कहना सही नहीं है। अभी इन चीजों को थोड़ा और आसानी से समझिए। सिपाही म्यूटिनी के बाद आप अंग्रेजों की पॉलिसी को देखें। What I am telling you, the policies of the British, the subsidiary alliance, the doctrine of lapse. What happened? How can he affected the Indian Nawabs and Rajas? फर्स्ट पॉइंट आपके बुक का, तो वहां पे सब्सिडरी अलायंस ने क्या प्रभाव डाला, सब्सिडरी अलायंस का क्या इफेक्ट पड़ा, इन चीजों को समझिए। आई एम टेलिंग यू दैट द मेन एम of the Britishers, they want to acquire the Indian rulers and their
स्टेट्स, उनके राज्य, उनके साम्राज्य को लेना चाहते थे वो किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब कब? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के थोड़ा पहले दो चीजें, दो जगह पे बात करेंगे। अगर ये फर्स्ट पॉइंट्स को देखें, सब्सिडी अलायंस को 1799 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक रेजिडेंट सिस्टम शुरू किया। इस रेजिडेंशियल व्यवस्था में, एक रेजिडेंट व्यवस्था में कोर्ट में ब्रिटिश एजेंट अपॉइंट कर दिया था, जो राज्य की सिक्योरिटी, राज्य की सुरक्षा का कार्यभार देखता था। तो ये जो कार्य देखना था, कार्य को कंट्रोल करना था, इन चीजों के आधार पर अगर आप बात करें तो एक तरीके से रेजिडेंट को बैठा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से इन राज्यों को अपने अधिकार में कर लेती थी। पूरे राज्य अवध का कॉन्सेप्ट, अगर आप अवध का एक एग्जाम्पल लें तो नवाब वाजिद अली शाह was the last Nawab of the Awadh. What happened with them? Even Awadh was one of the loyal state for the Britishers. But what Britishers or British government did with them? British government, he also acquired, he also possessioned their territory, Awadh। 1856 तक आते आते अवध को इन लोगों ने अपने राज्य का एक हिस्सा बना लिया। तो सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ने भी महत्वपूर्ण रोल इसमें निभाए, और इस तरीके से पूरा का पूरा सेंस सिनेरियो आपको बदला हुआ दिखेगा। रिवोल्ट के कारणों पे बात करेंगे जब हम काजेस की, तो सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल रीजंस में आए। क्या आप इस बात से अवेयर होंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने भारत को जीता, 200 सालों तक भारत पे अधिकार किया, और फिर भारत के छोटे छोटे राज्यों को ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बनाया। यू हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस व्हेन इट हैपेंड 1799। Subsidy alliance was introduced by Lord Wellesley. According to subsidy alliance की नीति के तहत राजाओं को अपने दरबार में, अपने कोर्ट में एक रेजिडेंट रखना पड़ता था, जो रेजिडेंट अपनी सेना के साथ राज्य की शांति व्यवस्था और सिक्योरिटी का काम देखता था, और उसके बदले राज्य को कुछ पे करना पड़ता था। तो यहाँ पे राज्य को कुछ पे भी करना है, सिक्योरिटी के लिए भी काम देखना है, और देन आफ्टर व्हाट आई एम सेइंग दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि सिक्योरिटी के लिए सारा पैसा खर्च करने का राज्य काम करती थी, लेकिन जो रेजिडेंट काम करता था वो ब्रिटिश एजेंट के रूप में कोर्ट में रहता था। और जब ब्रिटिश रूलर्स को, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये ऐसा लगता था कि राज्य कमजोर हो रहा है, तो बड़ी आसानी से वो इस गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लेती थी, इस स्टेट को मर्ज कर लेती थी ब्रिटिश एम्पायर में। So, the unsatisfaction day by day, I mean to say that this type of unsatisfaction, this is called the political unsatisfaction. Doctrine of lab, subsidiary alliance, inam commission, summary settlements. These are all suppressive action which was done by the Britishers on the whole, Nawab and Rajas, Jamindars, and then after the big pigeons. These are the factors. अब बातें करेंगे कि रिवोल्ट क्यों हुआ, 1815 से उनका रिवोल्ट क्या रिवोल्ट था। 3 वर्ड यूज करते हैं रिवोल्ट के लिए। रिवोल्ट 1857, रिवोल्ट 1857। Thereafter, the other word, uprising,
अपराइजिंग या इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस क्या कहा जाएगा इसे? रिवोल्ट, अपराइजिंग और फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 को जो ये घटना घटी, अ ग्रेट रिवोल्यूशन हैपेंड। According to some historians, that we can say that this revolt, this incident called revolt 1857. Some others who believe that no, it was not revolt, it was just like a uprising. But the nationalist historians like B.D. Savarkar claim that it was the first Indian independence. Benjamin Disraeli also given the statement in the British Parliament that it was not only Sipahi movement, that it was not only Sipahi revolt. It was a what? एक बड़ा घटना थी। कुछ लोगों ने इसे सिपाही रिवोल्ट कहा, अब ये चार चीजें हमने आपको दी, 1, 2, 3 and then after 4. These are the 4 points which is very important, which you have to understand. आपको समझना है कि रिवोल्ट 1857 कहा जाए, किसे अपराइजिंग कहा जाए, किसे फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा जाए, या इंडिपेंडेंस ये तो जा रहा है इंडिपेंडेंस कहा जाए, या ऐसे सिपाही रिवोल्ट कहा जाए, आखिर से क्या कहा जाए? तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। आरसी मजूमदार जैसे मॉडर्न हिस्टोरियन ऐसा विश्वास करते हैं कि जो घटना हुई वो न तो प्रथम न तो आखिरी नहीं स्वतंत्रता संग्राम थी, न तो प्रथम, neither it was first, न तो प्रथम थी ना स्वतंत्रता संग्राम थी। कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं था, राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं था और न ही प्रथम था। तो इस तरीके से इन्होंने इन चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। बहरहाल वी विल नॉट डिस्कस दीज आर पॉइंट्स कि क्या था ये, बट इन शॉर्ट वी कैन से दैट, इन शॉर्ट आई वांट टू टेल यू दैट it was the revolutionary incidents which happened in Indian history, which what अंग्रेजों को जिसने मजबूर किया, ब्रिटिश एम्पायर को जिसने दबाव बनाई कि आपको अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी। When we will discuss after independence 1857, then आप वहां देखेंगे इस चीज को, you will observe दैट कि क्या परिवर्तन हुए रिवोल्ट के बाद। आपके बुक में 2-3 टॉपिक्स हैं, नवाब्स एंड राजाज, एंड देन आफ्टर अनसेटिस्फैक्शन ऑफ सिपाही एंड पीजेंट्स। तो इन चीजों को पढ़ने के लिए अभी तो ये फीचर्स हैं। अब रिवोल्ट के कॉजेज की बात करें, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट 1857, क्यों हुए ये रिवोल्ट, क्या कारण था इस रिवोल्ट के पीछे, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट 1857, क्या क्या रीजन्स थे? आपके बुक में 2 रीजन्स हैं, लेकिन इस उन रीजन्स को हम थोड़े दूसरे तरीके से देखते हैं। फर्स्ट रीजन मैं इसको पॉलिटिकल रीजन दे रहा हूं, पॉलिटिकल काजेज, पॉलिटिकल काजेज, पॉलिटिकल रीजन। दूसरा, यहां पे आप नवाब एंड राजाज वाले टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल के बाद
इकोनॉमिकल रीजन, then after religious or cultural, cultural causes, then after social reform, and sudden reaction. अब इन टॉपिक्स के आधार पे आप कॉजेज को देखिए. व्हाट आई एम टेलिंग, दिस इज वेरी इजी. द कॉजेज ऑफ द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट द वाई रिवोल्ट हैपेंड. द फर्स्ट कॉजेज दैट वाज पॉलिटिकल कॉजेज. In the political causes, you can categorize the various local rulers. किसे किसे बांट सकते हैं? पहले मुगल एम्परर. मुगल एम्परर कौन था? Anyone? Okay, that's very good. मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर. नेक्स्ट, देन आफ्टर द लोकल किंग. लोकल किंग्स लाइक कौन हुए? आपने देखा नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, लक्ष्मीबाई. देन आफ्टर जगदीश कुंवर सिंह, names, because on the basis of that you can say that these all local kings, they have their own personal interest. On the basis of their interest they became the part of the revolt. वो रिवोल्ट के पार्ट बने, रिवोल्ट में उन्होंने हिस्सा लिया. जैसे एक पॉइंट इससे बात करते हैं. पहले पॉइंट अगर बात करें तो कहते हैं कि मुगल सम्राट शाहआलम को छोड़ दीजिए. मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट की भी ये बात हम नहीं कर रहे. उसके बाद के लोगों को देखते हैं, जैसे नाना साहब को, जैसे तात्या टोपे, जैसे लक्ष्मीबाई को. नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी क्योंकि वो अपने फादर के लीगल सक्सेसर नहीं थे. वो हायर सन थे, स्टेप सन थे, इसलिए अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी. इसलिए उन्होंने तमाम प्रयास किया और प्रयास में सफल न होने के बाद उन्होंने रिबेलियन के साथ को मिलना स्वीकार किया. देन आफ्टर व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जो अगला था लक्ष्मीबाई. एज यू नो दैट लक्ष्मीबाई के हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी. उनका भी कोई लीगल सक्सेसर नहीं था. ऐसी स्थिति में लीगल सक्सेसर न होने के चलते डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग झांसी का राज्य अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला लिया जाता. इसलिए लक्ष्मीबाई ने तमाम प्रयास किए, लेटर लिखा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया. एक्सेप्ट न करने के कारण अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट करने का मन बना लिया. What I am telling you, my dear student, I want to inform you that the every
local rulers, they have their own personal interest. On the basis of their interest, they became rebellion against the British Empire. But whatever happened during that time, in the whole, if you will see in whole, संपूर्ण के रूप में देखेंगे तो रिवोल्ट होने के अपने भले ही पर्सनल हों, लेकिन उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी. दैट इज द पॉलिटिकल रीजंस. अब पॉलिटिकल कॉजेस में ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं. That is the political causes. The economic causes, the land settlement. Land settlement system. Deindustrialization. What? They demoralize the Indian trade, Indian export, and industry. Summary settlements. And इनाम कमीशन. तो इतने सारी चीजें आपको मिली. इसके आधार पर आप इकोनॉमिक कारणों को बता सकते हैं. लैंड सेटलमेंट्स हमने आपको पढ़ाया था, रेतवारी, मालवारी एंड जमींदारी. became the reason for the unsatisfaction of the peasants. The deindustrialization, उद्योगों को हतोत्साहित करना, भारतीय एक्सपोर्ट को डिमोरलाइज करना, उनको घटाना, इंडस्ट्री को बर्बाद करना, समरी सेटलमेंट्स, इनाम कमीशन, जमींदारियों की जांच कराना और जमींदारियों को जब्त कर लेना. तो ये तो कॉजेज है इकोनॉमिक. इसके अलावा रिलीजियस कॉजेज, सोशल कॉजेज एंड सर्टेन डिसीजंस जाते हैं. इन पे भी बात करेंगे. वी विल डिस्कस ऑन दैट. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, बातें करेंगे इसी चैप्टर पे. गुड बाय एंड टेक केयर.